साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिसीज चल रही हैं और जो आज का डिसऑर्डर है, आज का है हार्ट फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो हम आज डिस्कस करेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। कंजस्टिव हार्ट फेलियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सबसे पहले जानेंगे हार्ट फेलियर क्या है या किसी चीज़ का फेल होने का मतलब है। किसी चीज़ का फेल होने का मतलब है कि वह जो उसका काम है वो प्रॉपर तरीके से या अच्छी तरीके से कार्य का ना कर पाना। यहाँ पर क्या है, हार्ट फेलियर यानी हार्ट का जो काम है उसको ये निभा नहीं पा रहा है, उसको कर नहीं पा रहा है। तो हम उसके बारे में एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। डेफिनेशन, it is a clinical condition. It is a clinical condition in which the heart is unable to pump enough blood which are needed by tissue or cell। मतलब कि it is a clinical condition in which heart is unable to pump enough blood which are needed by blood या टिश्यू और सेल। कहने का मतलब कि हार्ट के द्वारा उतना ब्लड ना निकाल पाना, उतना ब्लड ना पंप कर पाना जितना ब्लड किसी टिश्यू और सेल के लिए आवश्यक है। जितना ब्लड टिश्यू और सेल को चाहिए उतना ब्लड किसी भी या हार्ट के द्वारा पंप ना कर पाना, वो कंडीशन कहलाती है हार्ट फेलियर। नेक्स्ट बात करें, एक ऐसी होती है, एक होता है शॉक। शॉक में क्या होता है? शॉक में होता है किसी भी टिश्यू ऑर्गन के लिए जितना उसकी मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड है यानी एमएमडी, जितना मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड है किसी भी टिश्यू ऑर्गन के लिए उतना ब्लड ना पहुंचा पाना, वो अगर हार्ट के द्वारा उतना यानी मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड तक पंप ना कर पाना ब्लड, वो होता है शॉक। और उसमें से भी कौन सा शॉक होगा? कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? किसी भी ऐसी कंडीशन जिसमें मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड तक ब्लड का पंप हार्ट के द्वारा नहीं हो पाता है, वो कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपना हार्ट है, हार्ट को चलने के लिए मिनिमम 4 फैक्टर या हार्ट की परफॉर्मेंस अच्छी रहने के लिए 4 फैक्टर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी बात करते हैं। अगर वो 4 फैक्टर में अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इम्बैलेंस हो जाता है अगर चारों फैक्टर में, तो वो फैक्टर लीड करते हैं हार्ट फेलियर को। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन से 4 फैक्टर हैं। पहले बात करें हार्ट रेट। दूसरी बात करते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तीसरी बात करते हैं प्रीलोड। चौथी बात करते हैं आफ्टर लोड। सबसे पहले इसमें बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट नॉर्मली अपना जो हार्ट होता है, नॉर्मली एसए नोट जो होता है उसके द्वारा 60 से 100 बीट या 60 से 100 हार्ट रेट चलाने की क्षमता अपने एसए नोट के द्वारा होती है। अगर कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जिसमें कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, अगर अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या होता है, हार्ट रेट 100 को भी एक्सीड कर जाती है, 100 को भी पार कर जाती है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है? कहने का मतलब हार्ट रेट को रेगुलेट करने वाले यानी
हार्ट रेट को रेगुलेट करने वाले दो फैक्टर हैं। सबसे पहले इसमें आता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो। क्या मतलब है दोनों का? कहने का मतलब जो हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट किसी भी फिजिकल एक्टिविटी जब अपन करते हैं तो उस समय क्या होता है, हार्ट रेट नॉर्मली 100 को भी एक्सीड कर जाता है। नॉर्मली अपने हार्ट की क्षमता है कि किसी भी बिना एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के 60 से 100 हार्ट रेट चलाने की वो क्षमता रखता है। लेकिन अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं उस समय क्या होता है, उस समय हार्ट रेट की जो क्या कहते हैं वैल्यू हो वो 100 को भी एक्सीड कर जाती है। और इसको रेगुलेट करने के लिए दो सिस्टम लगे हैं इसमें, एक नर्वस सिस्टम होता है, एक ब्लड सर्कुलेशन या फ्लो होता है। नॉर्मली अगर बात की जाए, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो अपने हार्ट को स्टिमुलेट कर देता है, या ऐसी फाइट एंड फ्लाइट की कोई कंडीशन आती है जिसमें हार्ट रेट भी एक्सीड हो जाती है, उस समय नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें काम करता है और हार्ट को पार कर जाता है 100 को, यानी हार्ट रेट 100 को पार कर जाती है। दूसरी बात करते हैं, अपना नर्वस सिस्टम चाहे जितना स्टिमुलेशन अगर अपने हार्ट को भेजते रहे, लेकिन अगर प्रॉपर अगर हार्ट मसल्स को, यानी हार्ट मसल्स, अगर हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं है, अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं है, हार्ट मसल्स के लिए ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, तो चाहे नर्वस सिस्टम कितना भी स्टिमुलेशन भेजता रहे वो अच्छे से काम अपना हार्ट नहीं कर पाएगा, यानी अपना हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं अगर हार्ट मसल्स के लिए अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो यहां पर दो फैक्टर है इसको अच्छे से रेगुलेट करने वाले, पहला होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो फॉर दी हार्ट मसल्स। जो अपनी हार्ट मसल्स हैं इसको अच्छे से काम कराने के लिए दो फैक्टर, यानी कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन और इसको एक्सीड, यहाँ नॉर्मली अपनी जो 60 से 100 है, ये अपना हार्ट बिना किसी स्टिमुलेशन की ये क्षमता रखता है कि ये 60 से 100 हार्ट रेट निकालने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर यहाँ पर 100 हो गया है तो कहने का मतलब वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कुछ काम किया है। और दूसरी, ठीक है, कितना भी स्टिमुलेशन आता रहे लेकिन अगर उस पर्टिकुलर स्थान के लिए ब्लड सप्लाई नहीं है, यानी कह सकते हैं हार्ट मसल्स के लिए अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो वहां पर हार्ट रेट बढ़ने वाला नहीं है, चाहे जितना नर्वस सिस्टम यहां पर स्टिमुलेट करे। दूसरी बात, अगर बात करते हैं, मान लीजिए कोई अनीमिक पेशेंट है, अनीमिया वाला पेशेंट है, और जितना इस टिश्यू है, मान लीजिए टिश्यू है और यहां पर अपना हार्ट है, होता क्या है, मान लीजिए कोई अनीमिया का पेशेंट है, अनीमिया का पेशेंट है, उस समय क्या होगा, अगर टिश्यू की बात की जाए तो इसे 100% परफ्यूजन की जरूरत है। अगर 100% परफ्यूजन की जरूरत है और नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो कार्डियक आउटपुट भी 100% देता है। लेकिन अनीमिया वाला पेशेंट क्या होता है, जब अनीमिक पेशेंट होता है इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है, मान लीजिए एक हेल्दी पर्सन में 13% या 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगर जो अनीमिया वाला पेशेंट होता है या 8 से कम भी, 8 ग्राम कम, मिनिमम 8 ग्राम कम से भी हीमोग्लोबिन का लेवल हो जाता है। अगर बात करें 8 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गए, यानी ब्लड का जो अमाउंट है कम हो गया है, उस समय क्या होगा, उस समय तो अपने टिश्यू से मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना है, टिश्यू को तो चाहिए 100% परफ्यूजन। जब इसके पास परफ्यूजन एट द टाइम ऑफ अनीमिया, अनीमिया के टाइम पर कार्डियक आउटपुट या हार्ट से पूरा जितना इसे चाहिए उतना परफ्यूजन नहीं मिलेगा, तो ये संदेश या ये मैसेज भेजेगा ब्रेन के पास। ये ब्रेन के पास मैसेज भेजेगा, बोलेगा कि हमारे पास जितना मुझे परफ्यूजन की, जितना मुझे ब्लड की आवश्यकता है उतना मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन क्या करेगा, हार्ट के लिए मैसेज भेजेगा कि आप क्या कर रहे हो, अपना काम अच्छे से करो। तो क्या करेगा, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट, यानी कह सकते हैं अपन हार्ट रेट बढ़ा देगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। अगर ये दोनों बढ़ गए तो क्या होगा, अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो जो अपना टिश्यू को मिलने वाला परफ्यूजन है वो भी 100% हो जाएगा। अगर यही अनीमिया वाला पेशेंट अगर लगातार 5 साल या 8 साल अनीमिक वही रहे, कोई भी पेशेंट है अगर 5 साल 8 साल अगर अनीमिया का ही बना रहे पेशेंट, तो होगा क्या,
मतलब कि 5 साल 7 साल 8 साल हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या हो रही है, ये ज्यादा हो रही है। कहने का मतलब हार्ट के द्वारा 5 साल या 8 साल काम ज्यादा करवाना पड़ रहा है, नॉर्मल से काम ज्यादा करवाना पड़ रहा है। यानी कह सकते हैं नॉर्मल 60 से 100 अपनी हार्ट रेट नॉर्मल चलने की क्षमता है, या कह सकते हैं हार्ट के द्वारा खुद ही चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें बाहर से मैसेज आ ही रहा है कि अपनी एक्टिविटी को या अपने काम को बढ़ाओ। तो क्या होगा, 5 साल 7 साल क्या होगा, हार्ट अपने नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल फंक्शन से ज्यादा काम कर रहा है। तो होगा क्या, एक टाइम ऐसी आएगी, कोई भी व्यक्ति ज्यादा काम अगर अपनी बॉडी से लेता है तो एक टाइम ऐसी आती है कि बॉडी कमजोर हो जाती है। सेम यही कंडीशन है कि ज्यादा टाइम तक अगर हार्ट काम करता रहेगा, इसी क्या कहते हैं एक्सीड, मतलब 100 हार्ट रेट से ज्यादा काम करता रहेगा, हार्ट रेट होती रहेगी, तो एक टाइम ऐसी आएगी जिसमें कि जो अपनी हार्ट मसल्स है, यानी मसल्स ऑफ द हार्ट वीक हो जाएंगी, यानी मायोकार्डियल मसल्स, मायोकार्डियल जो मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। इट बिकम्स वीक, क्योंकि कोई भी मसल्स एक ऐसा टाइम, पीक टाइम आता है जिसमें कि वो काम करना छोड़ ही देती हैं, अगर या कम करना स्टार्ट कर देती हैं जब उसको उसके पहले से अगर ज्यादा काम दिया जा रहा है, लंबे समय तक दिया जा रहा है। तो ये कंडीशन हो गई, हमने देखा। और दूसरी एक अनीमिया की कंडीशन हो गई। दूसरी बात, अगर पैथोलॉजी की और बात करें तो दूसरा एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। बहुत सारे पेशेंट थायराइड के हैं, अगर उसमें से भी हाइपरथायरॉयडिज्म वाला अगर पेशेंट हो तो उसमें कौन सी कंडीशन, उससे हार्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको बारे में देखते हैं थोड़ा सा। कोई पेशेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म, एट द टाइम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, जो इसकी मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाती है। और अगर इसकी बात करें, जो बीएमआर है, बीएमआर क्या होगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी तो इसको परफ्यूजन, यानी मेटाबॉलिज्म को अच्छे से करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड भी अच्छे से चाहिए। यहां पर वही नॉर्मल फिनोमिना पे, तो जितना इसको ब्लड की आवश्यकता होती है उतना ये हार्ट काम करता है, उतना देता है, नॉर्मल फिनोमिना की बात है। अगर बीएमआर बढ़ गया, अगर नॉर्मल से बीमार ज्यादा बढ़ गया, तो कह सकते हैं यहां पर पहले नॉर्मल कंडीशन में 100% यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत थी या परफ्यूजन की जरूरत है। अगर बीएमआर बढ़ गया है तो अब क्या होगी, अब ब्लड का परफ्यूजन या कह सकते हैं परफ्यूजन बढ़ जाएगा, यहां परफ्यूजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहां पर 120 लिख सकते हैं, 120 ml ब्लड की आवश्यकता है। नॉर्मल क्या करता है, मान लीजिए अपना, या कह सकते हैं अपना 120% की जरूरत है या 100% से ज्यादा जरूरत है। अगर बात करें नॉर्मल फिनोमिना में अपना 100% ही कार्डियक आउटपुट ये दे रहा है। अगर ये कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कंडीशन की बात है 100% देता है, और इसको जरूरत कितना है, या 100% लिख सकते हैं या 100 ml लिख सकते हैं। अगर एट द टाइम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म अगर ये पेशेंट है 2-4 साल से, तो क्या होगा, यहां पर इसकी बीएमआर बढ़ी हुई है, डिमांड इसकी ज्यादा हुई है या नीड ज्यादा हुई है। एट दैट टाइम क्या होगा, यहां पर मान लीजिए नॉर्मल 100 ही मिलती है, तो ये क्या फिर से ये ब्रेन को मैसेज देगा, बोलेगा माय नीड इज एक्सीड, या मेरी नीड जो है वो बढ़ गई है। तो एट द टाइम ऑफ हाई डिमांड क्या करेगा, ब्रेन को मैसेज देगा मेरी डिमांड बढ़ गई है। उसके बाद ये ब्रेन फिर से मैसेज देगा अपने हार्ट के लिए कि अपना काम अच्छे से करो, क्योंकि बॉडी को या सेल और टिश्यू को ज्यादा जरूरत है ब्लड की। तो इसे क्या करेगा, ये फिर से क्या करेगा, यहां पर अगर स्टिमुलेशन ब्रेन के द्वारा अगर फिर से भेजा जाएगा, यहां पर स्टिमुलेशन संदेश भेजा, मैसेज भेजा जाएगा, तो ये क्या करेगा, फिर से अपना काम बढ़ा देगा। अपना काम क्या कर देगा, फिर से हार्ट रेट बढ़ा देगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा देगा। जहां पर इसको 120 की जरूरत थी, यह क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है मैं भी अपना अमाउंट बढ़ा लेता हूं, 120 ml लेके फिर से कर देता है। तो कह सकते हैं अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। तो यहां पर कह सकते हैं अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। यहां पर आसानी से कह सकते हैं जो पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का है या थायराइड वाला पेशेंट है और उसमें से भी स्पेशल प्रकार का हाइपर में है, हाइपर में हम कह सकते हैं उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी की जो डिमांड है वो बढ़ी रहती है। अगर आप बताएं, अगर कोई अपना हार्ट है वो अगर
ये कंडीशन और पर्टिकुलर इसकी बात की जाए तो इसमें अगर पेशेंट दवाई नहीं खा रहा है तो ये सारी कंडीशन डेवलप होंगी। अगर मेडिसिन खा रहा है तो ये सारी कंडीशन क्या होंगी, कंट्रोल होगी। अगर ये पेशेंट मेडिसिन नहीं खा रहा है तो ये कंडीशन ये सारी हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। उस समय क्या होगा, एक 5 साल 7 साल के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें जो हार्ट मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। अब आप बताओ, वीक हो जाएंगी तो क्या इनकी पावर रहेगी कि जितने अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हार्ट अपना कर पा रहा था या हार्ट की मसल्स काम कर पा रही थी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन उतने अच्छे से कर पाएंगे, उतने अच्छे से फोर्सफुली ब्लड को बाहर निकाल पाएंगी। जब वीक ही हो जाएंगी ये मसल्स तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं निकाल पाएंगी, और वो अगर जितना बॉडी को जरूरत है अगर उतना ब्लड नहीं निकाल पाने को ही हम यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वो जितना अपनी बॉडी को, शेल को, टिश्यू को जितनी परफ्यूजन की जरूरत है, जितना ब्लड की आवश्यकता है, उतना हार्ट के द्वारा उतना परफ्यूजन ना दे पाना कौन सी कंडीशन कहलाती है, हार्ट फेलियर। तो हमने देखा दो पैथोलॉजी थी, दोनों के बारे में हमने हार्ट रेट के बारे में पढ़ लिया यहाँ पर, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी पूरी जानकारी ले ली। मैंने बोला था कि अगर चारों कंडीशन में अगर कोई इम्बैलेंस होता है, अब नॉर्मलिटी आती है तो किसको लीड करता है, वो हार्ट फेलियर को लीड करता है। तो यहां पर हमने देखा हार्ट फेलियर कैसे हुआ। दूसरी बात करते हैं यहां पर प्री लोड की और आफ्टर लोड की। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर प्रीलोड। दोनों कंडीशन हो गई, दोनों मिक्स करके यहां पर समझा दिया गया। दूसरी नेक्स्ट होती है प्रीलोड। प्रीलोड क्या है, अपना यह हार्ट है और सुपीरियर वेना कावा, यहां से सुपीरियर वेना कावा होगी, यहां से इंफीरियर वेना कावा होगी। मोस्टली दोनों से क्या आता है, वीनस रिटर्न, वीआर आता है। और जब वीआर आता है एट द टाइम ऑफ डायस्टोल, जब ये अपना हार्ट डायस्टोल रहता है उस समय क्या आता है, वीनस रिटर्न, यानी अपनी पूरी बॉडी से ब्लड अपने इसमें आता है, यानी राइट एट्रियम में आता है कह सकते हैं। और जब आता है कौन से टाइम पर आता है, जब अपना हार्ट डायस्टोल रहता है। डायस्टोल के समय पर आने वाला ब्लड, यानी कह सकते हैं जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन या जस्ट बिफोर सिस्टोल या एट द एंड टाइम ऑफ डायस्टोल। मान लीजिए 120 ब्लड इसमें आया वीनस रिटर्न से। 120 ब्लड कब तक आ गया, जब जस्ट बिफोर सिस्टोल से पहले और जब अपना ये हार्ट यानी अपना एट्रियम कह सकते हैं, जब ये डायस्टोल हुआ था, यानी मैक्सिमम डायलेशन के दौरान जितना ब्लड आया, मान लीजिए इसमें 120 आया और मैक्सिमम इसका प्रेशर था 120 न्यूटन। अगर एग्जांपल के एग्जांपल से अगर पढ़ें इसको तो 120 न्यूटन का बल लगा। ये जो मैक्सिमम ब्लड एट द टाइम ऑफ डायस्टोल लग रहा है तो क्या होता है ये, या कह सकते हैं जितना ब्लड एट द टाइम ऑफ कंप्लीट डायस्टोल के एक लास्ट स्टेज तक लगा इसमें से, या ब्लड जो इसमें आया वो होता है अपना प्रीलोड जस्ट बिफोर द सिस्टोल से तुरंत पहले और डायस्टोल के लास्ट वाली कंडीशन में। ऐसा टाइम जहां पर डायस्टोल लास्ट होता है और तुरंत पहले किसके पहले, सिस्टोल से पहले और डायस्टोल के बाद या डायस्टोल की लास्ट वाली कंडीशन में जितना ब्लड आता है और उस ब्लड से इस मस्कुलर फाइबर पर और हार्ट के जो मसल्स हैं इस पर लगाया जाने वाला प्रेशर, या मैक्सिमम बात कर सकते हैं 120 ml ब्लड द्वारा जो 120 न्यूटन का बल लग रहा है वो होता है प्रीलोड कह सकते हैं। डेफिनेशन में अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर हो जाएगा इट इज अ
मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम टेंशन अपॉन द हार्ट मसल, हार्ट मसल एट द टाइम ऑफ डायस्टॉल और जस्ट बिफोर द सिस्टोल। सिस्टोल के तुरंत पहले और डायस्टोल की लास्ट वाली कंडीशन पे जितना ब्लड आया था, उस ब्लड से हार्ट की मसल्स पर जितना फोर्स लगाया जा रहा है, जितना ब्लड लगाया जा रहा है, जितना ब्लड से जितना प्रेशर लगाया जा रहा है हार्ट की मसल्स पर, वो क्या होता है, अपना प्रीलोड होता है। एंड it is mainly depend on it is mainly depend upon end diastolic वॉल्यूम। ये किस पर डिपेंड होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पर। नेक्स्ट वी आर, कितना ब्लड, कितना इस पर यानी हार्ट की मसल्स पर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कितना वीआर आ रहा है, यानी कितना वीनस रिटर्न आ रहा है। जितना वीनस रिटर्न आएगा उतना ज्यादा इस पर प्रेशर लगेगा, वो क्या होता है, प्रीलोड। यानी कितना लोड इस पर लग रहा है वो होता है प्रीलोड एट द टाइम ऑफ डायस्टोल, इन डायस्टोल एंड जस्ट बिफोर द सिस्टोल, ये होता है प्रीलोड। अगर बात की जाए यहां पर कि मान लीजिए नॉर्मली 120 ml आता है, अगर यही वेनस रिटर्न 140 ml आने लगे तो क्या होगा, इस पर लगने वाला यानी अपनी मसल्स की फाइबर यानी हार्ट मसल्स पर लगने वाला जो प्रेशर होगा 140 न्यूटन होगा। तो हम बात करते हैं जितना वेनस रिटर्न ज्यादा आएगा उतना जो अपना प्रीलोड है उतना ज्यादा पड़ेगा। अगर जितना ज्यादा, अगर मैंने बोला था कि यहां पर कोई अबनॉर्मलिटी, नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाना, ये चारों में से अगर नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा भी थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो कंडीशन लीड करेगी अपने हार्ट फेलियर को। अगर 140 आने लगा तो क्या होगा, मान लीजिए पहले इतने में 120 ml ब्लड पहले इतने चैम्बर का अगर इतना डायस्टोल हो रहा था तो आ जा रहा था। मान लीजिए ये अब इतना अगर डायस्टोल हो तभी तो 140 आएगा ना, क्योंकि 120 ml ब्लड इतने छोटे वाले चैम्बर में जब डायस्टोल हुआ था तब आ रहा था। अब उस डायलेशन की जो स्ट्रेस होगा, मतलब एट द टाइम ऑफ डायस्टोल जब मसल्स स्ट्रेच होगी तो उसे 140 ml ब्लड इसमें भरने के लिए उसकी स्ट्रेच या खिंचाव उस मसल्स पर ज्यादा पड़ेगा। जब मसल्स पर ज्यादा खिंचाव पड़ेगा, या कह सकते हैं जब यही कंडीशन लगातार काफी टाइम तक रहती रहेगी तो होगा क्या, इसमें भी ये भी कमजोर हो जाएंगी मसल्स। तो बाद में क्या, इनमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के जितने अच्छे से फोर्स लगाना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, क्या इतना लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो ये बात हो गई कि प्रीलोड पर भी डिपेंड करता है। ये प्रीलोड के बारे में हो गई ये सारी चीजें। और बात करते हैं आफ्टर लोड क्या होता है। आफ्टर लोड, आफ्टर लोड क्या होता है। आफ्टर लोड, आफ्टर लोड का मतलब होता है अपने हार्ट से कितना ब्लड गया, कितना ब्लड आया। मान लीजिए नॉर्मली बात करें, इसमें 120 ml आया और यहां से स्ट्रोक वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 ml बाहर निकल गया, 70 ml बाहर निकल गया, तो बचा इसमें कितना, 50 ml। ये तो नॉर्मल फिनोमिना की बात है। अगर यही ब्लड, ये तो नॉर्मल, ये कह सकते हैं इट इज, अगर इसकी डेफिनेशन लिखे होता, डेफिनेशन क्या हो सकती है, लिख सकते हैं इट इज द मिनिमम प्रेशर, मिनिमम टेंशन अपॉन द हार्ट मसल्स at the time of
डायस्टॉल, या कह सकते हैं इट इज अ मिनिमम प्रेशर अपॉन द हार्ट मसल्स आफ्टर द सिस्टोल, आफ्टर द सिस्टोल। क्या मतलब है? सिस्टोल करने के बाद, यहां से ब्लड निकालने के बाद जितना ब्लड बचा है इसमें, यानी कितना ml ब्लड निकल गया? 70 ml ब्लड निकल गया, बचा कितना? 50 ml। अब इस 50 ml से कितना प्रेशर इस हार्ट मसल्स पर लग रहा है, यानी कार्डियक मसल्स पर या मायोकार्डियम टिश्यू पार्ट सेल पर कितना प्रेशर लग रहा है इस पर, इस 50 ml से, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपन आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या कह रहे हैं? यानी सिस्टोल के बाद, सिस्टोल का मतलब होता है एट द सिस्टोल, ये ब्लड इसमें से यानी हार्ट से ब्लड बाहर निकल जाता है। अगर जितना ब्लड निकल गया और जितना बचा, नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए तो जितना ब्लड इसमें बचा उससे लगने वाला दबाव या उससे लगने वाला प्रेशर किस पर? हार्ट की मसल्स पर, वो क्या कहलाता है? आफ्टर लोड। अगर अब नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए, जो यहां पर आयोटिक वाल्व है इसका स्टेनोसिस हो जाना, और जो अपना आयोटा है यहां पर लिख सकते हैं आयोटिक हाइपरटेंशन। अगर आयोटा में हाइपरटेंशन हो या आयोटिक हाइपरटेंशन हो, नेक्स्ट बात करते हैं पीआर। पीआर अगर बढ़ा हो, अगर पीआर बढ़ा हो, आयोटिक हाइपरटेंशन हो, आयोटिक स्टेनोसिस है, इस कंडीशन में क्या आप बताएं कि 70 ml ब्लड बाहर निकल पाएगा? ये अगर सकरा रहेगा, नॉर्मली इसमें 120, अगर हार्ट के अंदर 120 ml ब्लड है और उसे 70 ml नॉर्मल कंडीशन में निकलना चाहिए। अगर आयोटिक स्टेनोसिस है, आयोटिक या कह सकते हैं अपना आयोटिक हाइपरटेंशन है और पीआर बढ़ा हुआ है, तो क्या 70 ml ब्लड निकल पाएगा? यहां पर अगर सकरा ही रहेगा तो 70 ml ब्लड नहीं निकल पाएगा, ये निकल पाएगा मान लीजिए 50 ml। अब 50 ml यहां पर निकल रहा है। दूसरी बात, यहां पर 70 ml बच रहा है, हमें 120 का कैलकुलेशन करना है ना, यहां पर हमारे 120 का कैलकुलेशन करना है, तो अब 70 ml बच रहा है और 50 ही निकल पा रहा है, क्योंकि यहां पर सकरा हो गया था, स्टेनोसिस हो गया था। तो इस कंडीशन में अगर होगा तो होगा क्या कि यहां पर जो लगने वाला टेंशन है, लगने वाला जो प्रेशर है इस कार्डियक मसल्स पर, वो ज्यादा होगा। जब इस पर लगने वाला जब प्रेशर है वो ज्यादा होगा, अगर यही कंडीशन, यही अबनॉर्मल कंडीशन अगर कुछ लाइफ टाइम तक या कह सकते हैं 5 साल 8 साल तक रही, तो क्या ये लीड करेगा? ये फिर लीड करेगा अपने हार्ट फेलियर को। क्यों? क्योंकि ये 5 साल 4 साल क्या रही? ये ज्यादा एक्स्ट्रा डायलेट रही। तो क्या अब इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन कर पाए? तो वो क्या होगा? वो भी कंडीशन लीड करेगा अपनी हार्ट फेलियर को। मैंने बताया इन चारों जितने फैक्टर, मैंने 4 फैक्टर लिखे थे, अगर इन फैक्टरों में अगर अबनॉर्मलिटी आ गई या कह सकते हैं इम्बैलेंस हुआ, तो किसको लीड करेगा? ये हार्ट फेलियर को लीड करेगा। तो यानी 4 फैक्टर, अपने हार्ट को अच्छे से चलाने के लिए 4 फैक्टर का बैलेंस होना, अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा यहाँ पर हार्ट फेलियर के चारों जो हार्ट को अच्छे से चलाते हैं वो 4 कंपोनेंट्स हैं, और इनका अच्छे से यानी मेंटेन रहना क्यों जरूरी है, और अबनॉर्मल कंडीशन की मैंने यहां पर बात कर ली। अब इसकी बात डायरेक्ट करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। अब यहां पर देखेंगे कि इटियोलॉजी क्या है, इसकी कारण क्या है, हार्ट फेल होने का कारण क्या है, यहां पर अलग से लिखते हैं। डेफिनेशन हो गई, इसके कुछ फैक्टर होते हैं जो कि हार्ट की अच्छे से परफॉर्मेंस देने के लिए काम आते हैं। अगर उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है उसके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी में क्या होगा, क्या कारण है? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन। अबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन क्या मतलब है? अगर किसी कारणवश हार्ट पर लोड बढ़ गया, यानी हार्ट पर काम बढ़ गया, या कह सकते हैं अपन फ्लूइड का ज्यादा कलेक्शन हो गया, उसके बारे में करते हैं अबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन। तो सबसे पहले यहां पर होगा
हाइपर वोलीमिया, यानी अपने इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर अगर मान लीजिए अपना 5 लीटर ब्लड है, उसमें पानी का लेवल ज़्यादा हो जाना या वॉल्यूम का लेवल ज़्यादा हो जाना कह सकते हैं। अगर 7 लीटर हो गया तो ये भी लीड करेगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट होता है अपना आयोटिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट होता है पीआर इंक्रीज। चौथा होता है आयोटिक हाइपरटेंशन। नेक्स्ट होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस। छठा होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्या हो गया? सबसे पहले हाइपरवोलेमिया, नेक्स्ट आयोटिक स्टेनोसिस, पीआर का इंक्रीज हो जाना, आयोटिक हाइपरटेंशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर लेते हैं। ये अपना ब्लड है, हार्ट है, और यहां से क्या होता है अपना कार्डियक आउटपुट निकलता है, या कह सकते हैं यहां पर आयोटा होता है, और यहां से इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा होती है। क्या होता है इधर से नॉर्मली ब्लड अपने हार्ट के लिए आता है, और इधर से क्या होता है हार्ट से ब्लड बाहर के लिए जाता है, अपनी पूरी बॉडी के लिए सप्लाई होता है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर वॉलीमिया की, हमने अभी जैसे देखा था कि अगर 120 ml ब्लड आता है, अगर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? ब्लड ज्यादा आएगा। इसकी पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर ली है इसके बारे में। अगर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो इसका स्टेज अगर कह सकते हैं जो वीआर है, वेनस रिटर्न है, अगर वॉल्यूम ज्यादा रहेगा 5 लीटर होता है तो नॉर्मली 120, अगर एग्जांपल की बात की जाए 105 लीटर होता है तो 120 ml आता है एक बार में वीनस रिटर्न। और दूसरे की बात की जाए तो अगर यही 8 लीटर या 7 लीटर रहेगा तो ये 150 हो सकता है। तो इस पर लगने वाला जो टेंशन है, अगर यही कंडीशन अगर ज्यादा लंबे समय तक के लिए रहेगी तो क्या होगा? ये लीड करेगा अपने सीएचएफ को। पहला हो गया हाइपरवोलेमिया, दूसरा होता आयोटिक स्टेनोसिस। मान लीजिए अपना आयोटा है, ये आयोटा है। आयोटिक स्टेनोसिस का मतलब होता है आयोटा का जो वाल्व है इसमें नैरोपन आ जाना, यानी अगर ये मान लीजिए ये है और ये अपना वाल्व है, ये अगर ये वाल्व सकरा हो जाना, जिससे अगर मान लीजिए जब ओपन होता है तो ऐसे ओपन हो जाता है, ब्लड जितना रहता है मोस्टली जितना अमाउंट में निकलना चाहिए 70 ml वो निकल जाता है। अगर इसी का इस तरह हो जाना, सकरा हो जाना, ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? आयोटिक स्टेनोसिस। इस कंडीशन में क्या होगा? अगर ये संकरा हो जाएगा तो क्या जितना नॉर्मल अमाउंट में ब्लड निकलना चाहिए हार्ट से आयोटा के अंदर क्या निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। अगर नॉर्मली 70 ml निकलता है, अगर ये स्टेनोसिस हो जाने की कंडीशन में अगर ये 50 ही ml अगर बाहर निकलेगा, और 50 ml जब बाहर निकलेगा तो बचेगा कितना इसके अंदर? 70 ml। अब पहले कितना बच रहा था? 50 ml। अब बताओ 70 ml ज्यादा हर समय ऐसे कंडीशन में 5 साल कुछ लंबे समय तक के लिए रहेगा तो इस पर लगने वाला टेंशन ज्यादा होगा और इस मसल्स का खिंचाव हो जाएगा। जब मसल्स ज्यादा, अगर ऐसी बात करें इसको एग्जांपल से, ये रबड़ है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि ये 10 सेंटीमीटर तक खींच सकती है। अगर मजबूरी में इसको खींच करके 15 से 20 सेंटीमीटर अगर बढ़ाया जाए तो क्या आप ये बताओ, अगर लगातार इसको खींचते रहे तो क्या इसमें की इलास्टिसिटी रहेगी? जितना अच्छे से ये सिकुड़ जाना चाहिए सिकुड़ेगी? नहीं सिकुड़ेगी, क्योंकि हम उसको क्या है एक्स्ट्रा लोड दिए, एक्स्ट्रा काम करवाए खींचने के लिए, तो क्या अच्छे से खींच पाएगी? नहीं, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि ये नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहा है, और वो भी अगर एक बार हम रबड़ को खींच देंगे तो उसकी एक बार में इलास्टिसिटी नहीं जाएगी। अगर उसको लंबे समय तक अगर इसमें ऐसे इस कंडीशन में होता रहा तो तभी हो जाएगा। अगर एक बार, दो बार, एक दिन, 2-4 दिन ये कंडीशन अगर करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर लंबे समय तक के लिए रहा तो जो इसकी इलास्टिसिटी है या इसका डायलेशन है, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रक्शन करने की जो पावर है ये खत्म हो जाएगी।
अब खत्म हो जाएगी तो बाद में जितना ब्लड निकालना चाहिए, जितना कॉन्ट्रैक्शन या जितना सिस्टोल करना चाहिए अच्छे से, उतना सिस्टोल इस ब्लड के, इस हार्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा और वो लीड करेगा किसको? हार्ट फेलियर को। नेक्स्ट बात करते हैं। और दूसरी यहां पर देखा, पहली बात तो ब्लड बाहर नहीं निकलना चाहिए, निकल रहा है जितना चाहिए ब्लड को, जितना अपने टिश्यू को ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं निकल पा रहा है। दूसरा, निकलने के अलावा इसमें आप देखो तो यहां पर कंजेशन भी हो रहा है। कंजेशन का मतलब होता है खून का जमा भी हो रहा है, रुक भी रहा है। पहले मान लीजिए एक बार की बात हो गई, दूसरी बार फिर से इसमें क्या था 50 निकला था, फिर से 50 ही निकलेगा, फिर से प्लस 20 हो जाएगा, फिर दोबारा क्या होगा 20 प्लस हो जाएगा, फिर 20 प्लस हो जाएगा। तो क्या करेगा ये पीछे ब्लड जाएगा, ये बैक फ्लो ब्लड होगा और कहां पर करेगा ये अपना मान लीजिए ये लंग्स है, ये अपना लंग्स से मान लीजिए, ये लंग्स है। तो ये क्या करेगा, ये लंग्स के लिए बैक फ्लो मारेगा या लंग्स के लिए वापस जाएगा ब्लड और क्या करेगा, जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी साइन एंड सिम्टम्स अपने लंग्स के आते हैं, अभी फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर देखा कि यहां पर कंजेशन, मैंने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों लिखा है, अभी तक कंजेशन का मैंने जिक्र नहीं किया था, अब लेकिन यहां से जिक्र होगा कंजेस्टिव का। तो यहां पर देखो प्लस 20 ml ज्यादा ही हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ब्लड का कंजेशन हो रहा है, यहां पर रुका हो रहा था, मैंने यहां पर कंजेस्टिव लिखा, यहां पर कंजेशन भी हो रहा है, ब्लड ही रुक रहा था, यहां पर मैंने पूरा क्या लिखा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो यहां पर पहली कंडीशन हो गई। दूसरी पीआर की बात करते हैं। पीआर क्या मतलब होता है, पेरिफेरल रेसिस्टेंट। पीआर का मतलब होता है पेरिफेरल रेसिस्टेंट। अगर जो डायामीटर अपनी नॉर्मली वेसल्स का होता है, अगर वो डायामीटर कम हो जाए, यानी किसी कारणवश इसका डायामीटर कम हो जाए, यानी ये इतना ही रह जाए, तो क्या अच्छे से ब्लड फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, अगर ब्लड फ्लो आगे नहीं हो पाएगा तो फिर से पीछे की ओर जमा होगा ना, यहां पर क्या होगा, फिर से ये पीछे फिर से जमा होगा। मान लीजिए इधर से निकलना चाहिए, यहां इस मान लीजिए ये नॉर्मल अपनी वेसल्स हैं, इस वेसल से 50 ml निकलना चाहिए, लेकिन यहां पर पीआर ज्यादा होने के कारण, पेरिफेरल रेसिस्टेंट होने के कारण अब 50 से 30 ही निकल रहा है ना, तो 20 तो पीछे आएगा ही, यहां पर 20 आएगा ही। तो ये एक बार की 20 हो गई, फिर 20 करके क्या होगा, फिर से कंजेशन अपने हार्ट में होने लगेगा। तो यहां पर हमने देखा पीआर के बारे में भी। आयोटिक, यहां पर क्या है, आयोटिक हाइपरटेंशन। अगर इसका टेंशन ज्यादा रहेगा फिर भी ये लीड करेगा किसको, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब यहां पर क्या हो गया, पल्मोनरी हो गई। अब अगर राइट की बात करें तो राइट में क्या हो, ये किसको लीड करेगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इसे कहते हैं अपना लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या इसी कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर जो पल्मोनरी वॉल्व है इसका संकरा हो जाना तो ये क्या लीड करेगा, ये अपना सिस्टमैटिक कंजेशन करेगा। जो यहाँ पर नियम बताया था, जो यहाँ पर फॉर्मूला समझाया था, जो यहाँ पर कंजेशन कैसे हो रहा था, वहां यहाँ पर भी सेम होगा। यहाँ जैसे आयोटा के बारे में बात की थी, यहाँ पर अगर पल्मोनरी का वाल्व, जो पल्मोनरी वाल्व है, अगर इसका स्टेनोसिस होगा, इसका संकरापन होगा, तो नॉर्मली फिर से बात करें यहाँ वही होता है। क्योंकि मैं बात करूं अगर जो एट्रियम होता है, दोनों साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये राइट वाला पहले काम करेगा, लेफ्ट वाला बात करेगा, वही सेम अप्लाई होता है अपने वेंट्रिकल्स के ऊपर। दोनों वेंट्रिकल्स सिस्टोल करेंगे तो साथ में ही सिस्टोल करेंगे, डायस्टोल करेंगे तो साथ में ही डायस्टोल करेंगे। तो वही कंडीशन होगी, 70 ml बाहर निकलना चाहिए। अगर 70 ml ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है कंजेशन के कारण, यहाँ पर स्टेनोसिस कारण 50 ml निकल रहा है, तो पीछे 20 प्लस हो जाएगा। पहले 50 रुकता था, अब क्या हो जाएगा 20 प्लस होगा। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को क्या करेगी, यहाँ पर सिस्टमैटिक जो सर्कुलेशन है उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं अगर फर्दर बात करते हैं, लेकिन कंजेशन क्या होगा, वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में कंजेशन होगा यहाँ पर। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वही फिर से बात हो गई जैसे यहां पर बताया था।
अगर पल्मोनरी का हाइपरटेंशन होगा, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन में अगर हाइपरटेंशन होगा तो क्या होगा, जो अपने सिस्टमैटिक यहाँ पर पल्मोनरी की अगर बात की जाए तो जितने भी अपने राइट साइडेड के सिम्टम्स हैं, साइलेंट सिम्टम्स हैं, कंजेशन क्योंकि होगा, जब कंजेशन होगा तो अबनॉर्मलिटीज दिखने को मिलेंगी, वो सारी कंडीशन होती हैं अपने हार्ट फेलियर की, ये लीड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जमा हो रहा था, जब ज्यादा 20-20 ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी जो खिंचाव है, जो अपनी हार्ट मसल्स है, इनका ज्यादा खिंचाव होगा। यही अगर लॉन्ग टाइम तक कंडीशन तो रहेंगे तो क्या होगा, अगर ये लॉन्ग टाइम तक कंडीशन रही तो आगे चल करके हार्ट फिर से भी सिस्टोल अच्छे से नहीं कर पाएगा, जब सिस्टोल नहीं कर पाएगा तो कार्डियक आउटपुट नहीं देगा, तो वो कंडीशन लीड करेंगे अपनी हार्ट फेलियर को। ये तो पहला हो गया अबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन। दूसरी बात करते हैं, अबनॉर्मल मसल्स कंडीशन, मसल्स। अब यहां पर हार्ट मसल्स की बात करें, यहां पर लिख सकते हैं अबनॉर्मल हार्ट मसल्स कंडीशन। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले देखा जाए तो पहले कार्डियो मायोपैथी। क्या मतलब होता है कार्डियो मायोपैथी? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायो का मतलब होता है मसल्स, पैथी का मतलब होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है अबनॉर्मल कंडीशन। यहां पर कोई भी डिसीज कंडीशन, अबनॉर्मल कंडीशन क्या होता है, पैथोलॉजी। तो यहां पर मान लीजिए किसी भी कोई भी कंडीशन, अगर कंडीशन डिसीज कंडीशन अगर मसल्स की आ जाए, किसकी मसल्स, हार्ट की मसल्स, तो उसके कारण हार्ट फेल हो सकता है। अगर बात की इसमें स्मोकिंग, कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो क्या होता है, पर्टिकुलर जो अपनी मसल्स होती हैं, मसल्स में क्या होता है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर खत्म हो जाती है। जितनी कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है, या कह सकते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो अपने स्मोकिंग होता है, निकोटिन होता है, उसमें अपने वेसल्स की इलास्टिसिटी को या इलास्टिक फाइबर को खत्म कर देता है, या उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर को खत्म कर देता है। अगर कार्डियक की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पावर खत्म हो जाएगा तो क्या आप मुझे बताएं कि जितना अच्छे से ब्लड पंप करना चाहिए उतना पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब अच्छे से ब्लड पंप बाहर नहीं कर पाएगा तो वही तो हमने लिखा था डेफिनेशन के अंदर कि क्या हो जाएगा, ये हार्ट फेलियर को लीड करेगी। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा होता है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। क्या आप बताएं, जो एंडोकार्डाइटिस होता है, जो अपनी वाल्व बने होते हैं, वाल्व किससे बने होते हैं, जो एंडोकार्डियम सेल्स है मोस्टली उससे मिलकर बने होते हैं। तो क्या आप बताएं, उनमें अगर इनमें इन्फ्लामेशन होगा तो ये अबनॉर्मल कंडीशन वाल्व की भी होगी, स्टेनोसिस हो सकती है। जब स्टेनोसिस होगी तो क्या आगे अच्छे से ब्लड जाएगा? नहीं जा पाएंगे, तो वो भी लीड करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, अगर जो मसल्स अपने कार्डियक मसल्स हैं, अगर वही अच्छे से नहीं काम कर पाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो क्या अगर अब अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगी तो क्या अपना हार्ट अच्छे से कार्डियक आउटपुट देगा? नहीं देगा। जब कार्डियक आउटपुट अच्छे से नहीं देगा तो क्या कंडीशन ये हार्ट फेलियर की डेवलप होगी? बिल्कुल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिकार्डाइटिस। नॉर्मली पेरिकार्डाइटिस से अपना हार्ट फेल नहीं होता है, लेकिन जब यही पेरिकार्डियल एफ्यूजन होगा तब ये कंडीशन अपनी हार्ट फेल की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। जनरल कंडीशन में पेरिकार्डाइटिस से हार्ट फेलियर नहीं होता है, लेकिन जैसे कि पता है जब इन्फ्लामेशन होता है तो जो इसके अंदर की जो कैपिलरी हैं, कैपिलरी क्या करती हैं, इसका वो बढ़ा देती है, क्या नाम है, डिस्टेंशन कर देती हैं। तो जब डिस्टेंशन कर देती हैं कैपिलरी का, यहां से लीकेज होने लगता है, यानी जो कैपिलरी के अंदर से या इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का जो फ्लूइड है वो बाहर निकलने लगता है, और क्या करा सकता है,
कार्डियल इफ्यूजन। जब ये कंडीशन डेवलप हो गई तो चांस होते हैं हार्ट फेलियर के होने के। तो ये अपनी बात हो गई अब नॉर्मल मसल्स कंडीशन। नेक्स्ट होता है इसमें, इसी के अंदर होता है CAD। CAD CAD का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज वाली कंडीशन है, मान लीजिए किसी ऑबनॉर्मलिटी के कारण, मान लीजिए उसमें आके इलास्टिसिटी चली गई है, वो वैसोस्पाज्म हो जाए, अगर ऐसी सारी कोई भी कंडीशन होती हैं तो क्या करें, ये क्या हार्ट के लिए अच्छे से परफ्यूजन पहुंचा पाएंगी? जब नहीं परफ्यूजन पहुंचा पाएंगी तो क्या उसकी कॉन्ट्रैक्शन करने की पावर उतनी रहेगी? नहीं रहेगी। जब कॉन्ट्रैक्शन करने की पावर उतनी नहीं रहेगी तो क्या अच्छे से कार्डियक आउटपुट दे पाएगा बॉडी के लिए? नहीं दे पाएगा। जब कार्डियक आउटपुट अच्छे से बॉडी के लिए नहीं दे पाएगा तो क्या माना जाएगा? अपना हार्ट जो उसका काम है वो काम करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, तो उसे क्या कहेंगे? हार्ट फेल कहेंगे। तो ये भी क्या लीड करेगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को अपना CAD भी लीड करेगा। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि प्रिसिपिटेट करते हैं अपने हार्ट फेलियर को। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को बढ़ावा देते हैं। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है अपने हार्ट में तो ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि उस कंडीशन को या हार्ट फेल वाली कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। वो सिर्फ रिस्क फैक्टर है, दैट्स आर नॉट कॉज। अभी जो दोनों के बारे में बताया, जितनी अभी कंडीशन पढ़ाई वो थे क्या? वो तो थे अपने एटियोलॉजी। अब लेकिन जो होगा वो होगा रिस्क फैक्टर। यहां पर रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में क्या होगा? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और उसमें कंडीशन है अनीमिया की। अनीमिया वाला पेशेंट क्या करेगा? वो भी लीड करेगा अपने हार्ट फेलियर को। इसमें कैसे होगा? इसके पहले ही डिस्कस कर दिया था। अनीमिया वाला पेशेंट है, मान लीजिए पर्टिकुलर इसको कोई हार्ट की बीमारी है। हार्ट की बीमारी की बात कर ले, मान लीजिए इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस है यहां पर, और यहां पर आयोटिक स्टेनोसिस है। उस समय क्या होगा? ऑलरेडी ब्लड परफ्यूजन है अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा था। अगर इस कंडीशन में अगर अनीमिया हो जाए तो क्या होगा? एट द टाइम ऑफ अनीमिया इसको अच्छे से ब्लड परफ्यूजन नहीं मिल पाएगा, या कह सकते हैं VR नहीं हो पाएगा। जब VR अच्छे से नहीं हो पाएगा, स्टेनोसिस तो पहले ही था, पहले ही 50 ml निकल रहा था। अब मान लीजिए यहां से 100 ml आ ही रहा है VR में, तो क्या होगा? यहां से क्या निकलेगा? अब अगर 100 ml आ रहा था, 100 ml पहुंचा, 50 तो पहले ही निकल रहा था क्योंकि यहां पर अबनॉर्मल कंडीशन थी। अब क्या होगा? अब इसमें अनीमिया की कंडीशन में अब 40 निकलेगा। क्यों? क्योंकि पहला हमें क्या था? पहले तो दिक्कत थी, स्टेनोसिस हुआ था, उसमें ही 50 निकल रहा था, 20 पहले ही कम था, लेकिन अब एक कंडीशन और आ गई। यानी ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अपने हार्ट फेलियर को, रिस्क फैक्टर हैं जो कि अपने हार्ट फेलियर को करा सकते हैं। ये रिस्क फैक्टर हैं। दूसरी बात की जाए प्रेगनेंसी। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट फेलियर के चांस रिस्क रहते हैं। उसमें कैसा रिस्क रहता है? इसकी बात की जाए अगर, जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल में बात की जाए तो इसमें वॉल्यूम का बढ़ जाता है, यानी हाइपर वॉलीमिया हो जाती है। और हीमोडाइल्यूशन के कारण जो अपना प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है। मान लीजिए अपना 5 लीटर ब्लड होता है और इसमें से जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है ये लगभग 2.25 या कह सकते हैं 5 लीटर है, तो इसमें से लगभग आप मान लें तो 1.5 लीटर से 2.5 लीटर से ज्यादा प्लाज्मा का होता है। यानी 55% जो अपना ब्लड होता है, 55% उसमें से प्लाज्मा होता है। तो यहां पर अगर जनरली बात करें तो मान लीजिए 3 लीटर क्या है? प्लाज्मा। 3 लीटर अगर प्लाज्मा है तो हीमोडाइल्यूशन के कारण
हीमोडायलिसिस के कारण इसमें जो प्लाज्मा का लेवल है वो प्लाज्मा का लेवल 3 लीटर के बजाय क्या हो जाता है 4 लीटर 4.5 लीटर हो जाता है। तो क्या होता है हमने देखा यहाँ पर इसमें देखा कि जो अपना वॉल्यूम है यानी ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर आप बताएं पहले जनरल कंडीशन में क्या हो रहा था, अगर हार्ट तो फेल ही था या हार्ट में कोई अबनॉर्मलिटी थी, नॉर्मल 120 आ रहा था नॉर्मल की बात की जाए, लेकिन अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ था तो इसमें से बाहर ब्लड नहीं निकाल पा रहा, तो मान लीजिए 120 ही रहा था लेकिन इससे ब्लड बाहर नहीं जा पा रहा था क्योंकि यहां पर कुछ अबनॉर्मल कंडीशन थी। अगर अबनॉर्मल कंडीशन थी तो ब्लड बाहर नहीं जा रहा। अब बताओ नॉर्मल ब्लड तो बाहर जा ही नहीं पा रहा था अच्छी तरीके से। अब ये बताओ हीमोडायल्यूशन या प्रेगनेंसी की ऐसे कंडीशन जिसमें वॉल्यूम का लेवल ज्यादा हो जाता है, 7 लीटर ब्लड हो जाता है, उसमें क्या बताओ अब अच्छे से ब्लड जा पाएगा? इसका स्टेज अब ज्यादा और होगा तो ये क्या करेगा, ये प्रेगनेंसी ये हार्ट फेलियर को और लीड करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं ये रिस्क फैक्टर है, हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा ही। अगर कार्डियक की कोई समस्या है तो होने की संभावना और है या इसको और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अगर कोई भी फीमेल है अगर वो नॉर्मल है, उसका जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हार्ट फेल हो जाएगा या होने की संभावना उसमें भी ना के बराबर रहती है। अगर कोई फीमेल अगर थोड़ा सा भी उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई दिक्कत है, उसमें हार्ट फेलियर होने की संभावना है, जनरली नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें तो होता है अपना रीनल फेलियर। रीनल फेलियर अगर किडनी फेल हो, अगर अपनी रीनल सिस्टम अगर काम नहीं कर पा रहा है अच्छे से, अगर किडनी नहीं कर पा रही है, यानी जितना उसको वेस्ट को फिल्टर करके वो बाहर फेंकती है, बाहर निकालती है, यूरिन के थ्रू आउटपुट करती है, अगर वो वेस्ट नहीं कर पा रही है, वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हाइपर वॉल्यूमिया होगी। हाइपर वॉल्यूमिया फिर से वही कंडीशन, ये ज्यादा स्टेज होगा, जितना इसका नॉर्मल स्टेज लेवल है, जितना इसका सिस्टोल लेवल है उससे ज्यादा स्टेज होगा। जब ज्यादा स्टेज होगा तो लास्ट ऐसी कुछ कंडीशन या लास्ट में कुछ टाइम बाद या 2, 4, 6 साल बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि उसका अच्छे से सिस्टोल नहीं हो पाएगा और कार्डियक आउटपुट अच्छा जितना होना चाहिए उतना नहीं दे पाएगी, तो लीड करेगी कंजस्टिव हार्ट फेलियर को। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन शॉर्ट टाइम। क्या मतलब है? मान लीजिए शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड वॉल्यूम या कह सकते हैं फ्लूइड वॉल्यूम का एडमिनिस्टर कर देना। जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी है कि उसमें 2 घंटे के अंदर 1 लीटर ब्लड उसमें एडमिनिस्टर करना, 2 घंटे के इन 2 आवर्स 1 लीटर फ्लूइड इज टू इंट्रोड्यूस, यानी 2 घंटे के अंदर उसे 1 लीटर फ्लूइड का एडमिनिस्टर करना है, 1 लीटर ब्लड उसमें इनफ्लो करना है। अगर यही 2 घंटे के अंदर अगर 4 लीटर या 3 लीटर 2 लीटर अगर ब्लड का या कह सकते हैं अपन फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो क्या कंडीशन है, क्या हार्ट पर लोड पड़ेगा, क्या इसका जो अपना डिस्टेंशन है ये ज्यादा हो जाएगा, मसल्स की एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा डिस्टेंशन होगा, तो ये भी कंडीशन किसको लीड करेगी? ये अपने हार्ट फेलियर को लीड करेगी। मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, शॉक का पेशेंट आता है अपने उसमें हॉस्पिटल में, उस समय क्या होता है, शॉक का तो पेशेंट आया, लेकिन एट द टाइम अब जैसे ही आया उस समय अगर ना देखा गया कि इसमें कार्डियक की कोई प्रॉब्लम है या हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, अगर उस कंडीशन में कार्डियोजेनिक शॉक है, अगर उस कंडीशन में अगर पेशेंट आया, अगर उसको लगा दिया गया, अगर फ्लूइड लगा दिया गया, नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा लगा दिया गया, नॉर्मल ही लगा दिया गया, तो क्या उस समय अपना हार्ट फेलियर है वो और खतरनाक हो सकता है और ज्यादा घातक हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीजें कंडीशन है, इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, अपने हार्ट फेलियर के चांस बढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गए, रिस्क फैक्टर हो गए। इसके बाद बात की जाए, ये सारी कंडीशन तो हो गई। जब ऐसा होता है तो कुछ टाइम के लिए, यानी जो ये सारी कंडीशन अभी बताई, ऐसी कंडीशन अगर हार्ट के अंदर आती है
तो अपना हार्ट भी कुछ कंपनसेट करता है, यानी इतना जल्दी बेकार होने नहीं देता है, कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म यूज करता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म यूज्ड बाय द हार्ट। क्या मतलब है? जब ऐसी कंडीशन आती रहती है तो ब्लड भी कुछ कंपनसेट करता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म यूज करता है, जैसे वेंट्रिकुलर डायलेशन। क्या मतलब है? जब मान लीजिए लार्ज अमाउंट में फ्लूइड आ रहा है, यानी हार्ट के लिए किसी कारण, जितना भी कारण बताया, उस कारण में से कोई भी कारण हो सकता है। मान लीजिए हार्ट के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो ज्यादा ठहरने लगा, तो क्या होगा, एक कंडीशन क्या होगी, ब्लड अपने हार्ट के अंदर हार्ट खुद ही क्या करेगा, अपना वेंट्रिकल का डायलेशन कर देगा, यानी वेंट्रिकल्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए पहले तो थी 120 ml, अब क्या है, ये धीरे धीरे अपना डायलेशन कर लेगा और कंपनसेट करेगा, कहेगा कि ठीक है अब हमारे अंदर इतना, मेरे अंदर क्षमता है, मैं अब इतना क्या कहते हैं झेल लिया हूं कि अब 150 ml तक ब्लड मैं अब रख सकता हूं। क्या किया है? कंपनसेट किया है। अब इसका जो क्या कहते हैं अमाउंट है, अमाउंट इसमें बढ़ करके अब आ सकता है। पहला हो गया वेंट्रिकुलर डायलेशन। दूसरी बात करते हैं अपना, ये हो गया। दूसरी बात करते हैं यहां पर हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, या कह सकते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। तो क्या होगा, यहां पर हार्ट रेट बढ़ा लेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा लेगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ा लेगा। ये क्या है? कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, इसको ये यूज करेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा एक्सीड हो गया तो क्या होगा, ये हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्या मतलब है कि कुछ टाइम तक तो ऐसे कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट और एक होता है, यहां पर बात की जाए तो हाइपरट्रोफी। क्या करेगा? अगर इसको समझा जाए तो ये हार्ट है अपना, हार्ट क्या करेगा, पहले तो जो अपना वेंट्रिकुलर डायलेशन है ये क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा, यानी ज्यादा खिंचाव करेगा। ज्यादा खिंचाव करके ये क्या करेगा, ये ज्यादा डायमीटर अपना, ये इधर से ये ज्यादा कैपेसिटी करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड इसके अंदर आ सके। दूसरी बात करता है कि यहां पर क्या हो जाए, ओवर ग्रोथ हो जाएगी, यहां पर इसका ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो क्या होगा, जब ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो यहां पर ग्रोथ के कारण भी जब ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो इसके लिए क्या चाहिए, ब्लड फ्लो ज्यादा होना चाहिए, वो तो अपने पास है नहीं। तो क्या है, कुछ दिन तक के लिए क्या करेगा, कुछ दिन तक तो कंपनसेट करने के लिए ब्लड ले लेगा, लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन आएंगी, उस टाइम तक कुछ कंडीशन के बाद क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये भी काम करने में फेल हो जाएगा। तो वो कंडीशन लीड करेगी अपनी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, या हार्ट फेलियर को लीड करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे। कहने का मतलब जब ये हुआ तब इसमें देखने को क्या मिलेगा, ऐसे पेशेंट को देखने को क्या मिलेगा, तो यहां पर लिख सकते हैं साइन एंड सिम्टम। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। और यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने देखा था कि राइट और लेफ्ट दोनों की ओर फेल हो रहा था, हार्ट फेल हो रहा था। तो नॉर्मली बात करें तो ये दोनों के लिए होगा। और जैसे अगर ये राइट साइड है तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, अगर ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। जो राइट वाला है, राइट को कह सकते हैं, इधर राइट है, अब मोस्टल एट्रियम का फेल नहीं होता है, वेंट्रिकल्स का ही फेल होता है, तो यहाँ पर ले सकते हैं लेफ्ट। यहाँ पर सबसे पहले राइट लिखते हैं, राइट वेंट्रिकल फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले अगर ये राइट की तरफ फेल होगा
तो क्या होगा, हमने देखा था यहाँ पर कंजेशन हो रहा था। जब कंजेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो यहाँ पर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड है अगर इधर फोर्स करने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ की जो वेन है, यहाँ की जो वेन है कह सकते हैं यहाँ पर जुगुलार वेन है, आगे आकर के जो हेड से सारा ब्लड लेकर आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं अपने हार्ट के लिए, उधर क्या होता है, जुगुलार वेन आता है, जुगुलार वेन। जुगुलार वेन यहाँ पर डिस्टेंशन हो जाएगा, फूल जाएंगी, जिसे कहेंगे पहला जुगुलार वेन डिस्टेंशन, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर और कनेक्शन है आगे, आपको पता है जैसे कि जब सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ा रहा था उस समय बताया था यहाँ पर पोर्टल वेन थी, उससे कितने ऑर्गन जुड़े थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हिपैटिक वेन के माध्यम से एक ऑर्गन जुड़ेगा जिसे कहते हैं लीवर। यहाँ पर होगा, अगर इसका साइज बढ़ जाना, जैसे स्प्लीन का साइज बढ़ाना ही लीवर का, सबका क्या होता है, हिपैटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली। तो यहाँ पर कैसे, सबसे पहले क्या होगा, हिपैटोमेगाली, हिपैटोमेगाली। नेक्स्ट यहाँ पर ये जैसे अपना क्या है, लीवर, मान के चलो ये लीवर है, लीवर में कौन सी वेन आकर जुड़ी है, यहाँ पर जुड़ी है हिपैटिक वेन। यहाँ से पोर्टल वेन फिर से निकली है, कईयों सारे बहुत सारे ऑर्गन को जोड़ती हुई आई है। और यहाँ पर बात करें लास्ट में क्या है, स्प्लीन है, तो इसका भी साइज इनलार्जमेंट हो जाना क्या कहलाता है, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर, यहाँ बहुत सारे जुड़े हैं। तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, तो क्या कहेंगे अपन, एनोरेक्सिया, नोजिया फील होगी, एनोरेक्सिया, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा जो एनाल वेन है उसमें भी फूल जाएगी, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे पाइल्स या हेमोरॉइड, हेमोरॉइड देखने को मिलेगा। ये सारी कंडीशन आती हैं अपने। दूसरा मिल सकता है जब इसका प्रेशर बढ़ ही रहा है तो यहाँ पर जो अपनी पेरिटोनियम कैविटी है उसमें फ्लूइड का जमा हो जाना, जिसे कहते हैं एसाइटिस, पेरिटोनाइटिस। ये सारी कंडीशन कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ये हमारी राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगी, अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ पर अफेक्ट होगा, पेरिटोनाइटिस है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, जो अपना लेफ्ट साइडेड था जहाँ से आयोटा निकली थी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल था, लेफ्ट एट्रियम था। जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसका कनेक्शन अपने लंग्स के द्वारा होता है। लंग्स में किसके द्वारा होता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा होता है। नॉर्मली अगर पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ेगा तो कहाँ पर कंजेशन होगा, लंग्स में होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। दूसरा होगा टेकीपनिया, नेक्स्ट हमें क्या मिला, क्रेकल साउंड। हार्ट जो क्या कहते हैं लंग्स में है उसके कैसे साउंड आएंगे, उसके क्रेकल साउंड। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्रेकल साउंड कब आएगा, डिमिनिश साउंड कब आएगा, सबके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था, वहां पर आप देख सकते हैं। इसका क्रेकल साउंड क्यों आया, क्योंकि वहां पर कंजेशन था, जब कंजेशन होगा तो क्रेकल साउंड आएगा। डिमिनिश साउंड कब आएगा उसके बारे में हम पिछली वाले लेक्चर में पूरा डिस्कशन डिटेल में किए हैं, जब अपना पढ़ा रहे थे MI पढ़ा रहे थे, उसके अंदर पूरे डिटेल में उसके बारे में जानकारी दी गई है। क्रेकल साउंड यहाँ पर होगा। चौथा पढ़े मार्क्ड रेस्पिरेटरी इफोर्ट। क्या मतलब है, पेशेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी तेजी या ज़्यादा सांस लेने का, ज़्यादा एयर को इनहेल करने की कोशिश करेगा। उस समय क्या होंगे, जो नज़ल है, जो नोस्ट्रिल है उसका फैल जाना, जिसे कहते हैं नज़ल फ्लेयरिंग। दूसरा होता है पर्च्ड लिप ब्रीथिंग होगा। अपने लिप को भी बहुत ज़्यादा एक करके क्या कहते हैं, ज़्यादा लिप के माध्यम से वो भी खोल करके वो भी चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर इनहेल की जाए। दूसरी बात होती है अपने जो नॉर्मली काम में लेते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, उसके अलावा भी बहुत सारी रेस्पिरेटरी मसल्स का यूज़ करके सांस लेने का प्रयास करें। तीसरी बात करते हैं साइनोसिस होगा। चौथी बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट बात करें छठवीं, यहाँ पर नेक्स्ट होगा कि जो अपना पेशेंट है उसमें जब सोते समय यानी एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग उसमें क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग।
यानी कह सकते हैं नॉक्चुरनल डिस्निया। नॉक्चुरल डिस्निया। अगर बात करें इससे नहीं क्या होगा, जब पेशेंट मान लीजिए 10 बजे रात में सोने जाता है, नॉक्चुरल डिस्निया का मतलब ये नहीं है कि रात में होता है, जब वो सोते हैं एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग उसको डिस्टर्बेंस होता है, या कह सकते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसमें डिफिकल्टी होती है। क्या होता है, मान लीजिए 10 बजे पेशेंट सोने जाता है तो क्या होता है, उस समय वीआर बढ़ जाता है। वीआर बढ़ जाता है तो कह सकते हैं अपन हार्ट में नॉर्मल से ज़्यादा कंजेशन बढ़ जाएगा। एट द टाइम ऑफ स्टैंडिंग जब हम खड़े रहते हैं क्या होता है, ये वीआर कम आता तो है लेकिन कम आता है। एट द टाइम ऑफ सुपाइन पोजीशन, जब सुपाइन पोजीशन होती है पेशेंट की तो क्या होता है, उस समय वीआर बढ़ जाता है। जब वीआर बढ़ जाता है तो कंजेशन अपने लंग्स में होगा, जब लंग्स में होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि सोते समय, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ नाइट, इट इज़ मैटर ऑफ स्लीपिंग, ड्यूरिंग स्लीप। सोते समय उसको दिक्कत आएगी। जब पेशेंट मान लीजिए 10 बजे सोता है तो जब 11 बजे क्या होगा, 11 जब खड़ा हो जाएगा तो उसे इधर उधर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, जो डिस्निया थी वो सबसाइड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कंजेशन अब कम होगा। एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग जब वो सुपाइन पोजीशन कंजेशन ज़्यादा, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। और जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हैं, जैसे डायग्नोस्टिक मेजरमेंट और मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, इसको हम नेक्स्ट